Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, थर्मोडाइनमिक्स में जो टॉपिक है वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, उसमें हम लोग सबसे पहले वर्क डन का जो डेफिनेशन है दैट whenever force is applied and displacement is produced, जब भी कभी आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है तो इस फिजिकल इवेंट को वर्क डन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसी वर्क डन को, इस वर्क डन का एक्सप्रेशन लाने के लिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करने के लिए हम लोग एक क्यूबिकल वेसल को मानते हैं जो बहुत सारे पार्टिकल्स को कंटेन करता है और रिस्पेक्टिवली जिसका जो टेम्परेचर है T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबिकल वेसल को बनाते हैं। उसका थोड़ा रफ डायग्राम यदि करें Suppose this is a system and इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। These are the particles ये सब पार्टिकल्स हैं। इन्हीं सब पार्टिकल्स में तीन चीज़ हम लोग देखेंगे, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। अब इसमें एक पिस्टन को लगाया गया है। सपोज कीजिए ये पिस्टन है, देखिए ये रहा पिस्टन। और जब इस पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे, जब इस पिस्टन पर फोर्स लगाया जाएगा ऊपर से और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे आप धीरे धीरे मूव कराएंगे तो ये पिस्टन आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, जिसके कारण ये लेयर का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो हो जाएगा dx, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx। यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि इस सिलेंडर को पिस्टन के साथ फिक्स किया गया है और जब इसको हीट दिया जाता है, जब इस सिस्टम को हीट दिया जाता है तो when heat is given to the gas it expands। देखिए यहाँ ये सब जो गैसियस पार्टिकल है
जब आप किसी भी मीन्स से, किसी भी तरीके से इस सिस्टम को हीट देंगे तब क्या होगा ना, तब ये जो गैस है ये एक्सपेंड करेगा, और यदि ये गैस एक्सपेंड करेगा, एरिया बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम भी इस सिस्टम का इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज। इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो आपको इंक्रीज करेगा, और पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लीजिए वो dx तक मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे जो भी हम लोग पिस्टन का यूज कर रहे हैं, तो आखिर उस पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया होगा ही, तो हम लोग लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन, और जो dx है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन, मतलब फोर्स लगने के कारण पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होता है dx का, dx इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसके बाद प्रेशर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसमें लिखेंगे as we know that pressure is equal to force by area, pressure is equal to force by area, it implies that force बराबर प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास फोर्स आया, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन राइट हियर ए स्टेटमेंट दैट work done in displacement dx, work done in displacement dx is given by, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है dw बराबर
एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल वर्क डन, एफ इज concerning about the amount of force, and dx is the small displacement which is produced due to the expansion of gas। dx जो डिस्प्लेसमेंट है वो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है, तो dw बराबर f डॉट डी एक्स। अब इसके बाद डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स है, एफ पे जगह पी इंटू ए, पी इंटू ए डॉट डी एक्स, पी इंटू ए डॉट डी एक्स। इसमें आपको ये जो फॉर्मूला लिखा है, P इंटू ए प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। नाउ एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम। तो इसके जगह जो एक्चुअली ए इंटू डी एक्स है, दिस इज एक्चुअली द इंक्रीज इन वॉल्यूम, increase in volume। तो it implies that dw is equal to p dot dv। तो यहाँ से लिखेंगे कि this is the required expression for work done। This is the required expression for work done by a gas, and every term has its physical significance। dw is representing the small work done, p is representing the pressure, and dv is representing the change in volume, or we can clearly say that the increase in volume, the increase in the volume or the expansion in gas। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के बारे जब हम लोग लिखते हैं तो इसका जो डेफिनेशन होता है, दैट किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का रैंडम मोशन के कारण जो एनर्जी होता है,
रैंडम मोशन जो भी पार्टिकल्स करते हैं तो उसके कारण जो उसका एनर्जी होता है तथा एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, इन सब का जो कलेक्शन होता है, कंप्लीट कलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो गैसियस सिस्टम द्वारा वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड और इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर किसी गैसियस पार्टिकल्स को, जो गैसियस पार्टिकल्स है, उसको इस सिस्टम का वॉल्यूम को इंक्रीज करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आवर इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के विषय में लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा जो होती है, इंटरनल एनर्जी। This is the total energy of all the particles contained in a system having random motion and specific orientation। or we can say that the amount of energy required for the gaseous molecule to displace the piston या for the work done, amount of energy required for work done। और वर्क डन में यहाँ क्या करता है ना, गैस का एक्सपेंशन होता है जिससे वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज करवाने के लिए या गैसियस सिस्टम का एक्सपेंशन के लिए जो हम लोग को एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आर इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर जो गैसियस सिस्टम है, उन सिस्टम्स का जो ये वर्क डन कर रहा है, पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो द कंप्लीट समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी and total kinetic energy। The internal energy of a system is summation of total kinetic energy and potential energy। U बराबर UK प्लस UP।
U बराबर यू के प्लस यू पी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द समेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो U है हियर, जो आपको U है ये बता रहा है इंटरनल एनर्जी U, एंड जो आपका UK है ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी, और जो UP है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार से इंटरनल एनर्जी कैन ऑल्सो बी फॉर्मुलेटेड एज द समेशन ऑफ the total kinetic energy plus potential energy. And now we will have a discussion about the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. What is zeroth law of thermodynamics? This is a statement about the several systems. Approximately there are 3 systems in which 2 systems are respectively in thermal equilibrium with a third system, but after some times all the 3 systems will be in a particular state of thermal equilibrium. तो इसमें लिखेंगे if two systems A and B are respectively in thermal equilibrium, with a third system C, then all the three system will come in thermal equilibrium. This is called zeroth law of thermodynamics. जीरोथ मतलब जीरो, क्योंकि इसके बाद हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है। मान लीजिए
कि दो सिस्टम हैं ए और बी, और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। एक तीसरे सिस्टम सी के साथ, और ये जो वॉल है दिस इज नॉन कंडक्टिंग एंड दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल। तो यदि कोई दो सिस्टम अलग अलग से किसी एक तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ समय के बाद प्रत्येक सिस्टम का, हर सिस्टम का वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगा कि एवरी सिस्टम विल कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इन दिस फिगर you can clearly observe that according to the statement that there are two systems A and B which are respectively in thermal equilibrium with a third system C. It means to say that A and C and B and C are in thermal equilibrium with a third system C, and at this condition after some time all the three system will come in thermal equilibrium। तो इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी आर इक्वल। टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो आफ्टर सम टाइम this will be observed that all the three system will be come in thermal equilibrium, that is temperature of A is equal to temperature of B is equal to temperature of C. So then this is called our zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics is the statement that यदि दो अलग अलग सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो दोनों सिस्टम जो अलग अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, कुछ समय के बाद वो सारा का सारा सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी, all three system will be in thermal equilibrium. This statement is called zeroth law of thermodynamics, and इसके बाद आगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के विषय में पढ़ेंगे, जो कि रिलेशन को बताएगा बिटवीन वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अभी का क्लास यहीं तक होगा। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दोज थ्योरी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देन यहाँ तक आप सभी कोई रिवीजन करके रखें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।